हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हम राजस्थान भूगोल की जो यात्रा कर रहे हैं बेटा, उसमें हम चल रहे हैं मरुस्थलीय प्रदेश, यानी हम भौतिक प्रदेश में चल रहे हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर रहे थे हम। अगर हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर से रिकॉल करें तो आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे ये हमारे राजस्थान का हिस्सा है। इसमें हमने बात की थी कि सर यहाँ पर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आ रही है और यहाँ पर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा आ रही है। इस 50 सेंटीमीटर से इधर का भाग वो मरुस्थल है, जिसमें से ये भाग ये शुष्क मरुस्थल है, और इस अर्ध शुष्क की बात हम कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने शुष्क मरुस्थल पढ़ लिया, उसके बाद में अर्ध शुष्क में घग्गर पढ़ लिया, शेखावटी पढ़ लिया, नागौर उच्चभूमि और लूनी बेसिन हमारा बच रहा है। इसको अगर आप नक्शे के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पता होगा कि यहां से 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा जा रही है, यहां से साथ में इधर अरावली भी है, तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी सीमा बना रही है, और यहां से आपके 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये बात करे थे, ये शुष्क मरुस्थल है सर, और ये अशुष्क मरुस्थल है। इधर का 25 से 50 के मध्य का 25 जो बना रही है वो इसकी पश्चिमी सीमा बना रही है, 50 ये अरावली इसकी पूर्वी सीमा बना रही है। आपको बेटा रटना नहीं है फैक्ट्स को, आपको यहाँ पर देखना है ना, मैप को आपको जूम करना है, सोचना है, फिर उसके बाद आंसर देना है। पहला भाग जो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनुबर्ग में था वो अपना घग्गर है, हम पढ़ चुके हैं। चूरू झुंझुनू सीकर नीम का थाना वाला जो हिस्सा है, थोड़ा डिडवाना का उत्तरी भाग भी है, ये हमारा शेखावटी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नागौर का, डिडवाना का, थोड़ा सा आपके ब्यावर का, अजमेर का हिस्सा, नागौरी उच्च भूमि, और बाद में बचेगा हमारे पास लूनी बेसिन या गोदावरी बेसिन। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं नागौरी उच्च भूमि। मैं यहीं पर शुरू कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा याद रहे। देखिए, नागौरी उच्च भूमि, लेकिन नाम से पता पड़ रहा है कि ये हिस्सा बाकी हिस्सों से थोड़ा सा ऊंचा है, कि नागौरी उच्च भूमि। तो ये क्या है बेसिकली बेटा, ये आपके शेखावटी और लूनी भाग, जो शेखावटी प्रदेश। अब देखिए, जो मुझे यहां दिख रहा है मैं वो लिख रहा हूं, शेखावटी प्रदेश यानी यहां की बात हो रही है, वह लूनी बेसिन के मध्य ऊंचा भाग, बेसिन के मध्य जो ऊंचा भाग है ना, वो हमारा नागौरी उच्च भूमि है, मध्य ऊंचा भाग। ठीक है, अच्छा जी सर, ऊंचा तो कह दिया, कितना ऊंचा भाग है? 300 से 500 मीटर है, 300 से 500 मीटर ऊंचा भाग है। ठीक है, 300 से 500 मीटर का ऊंचा भाग। अब इसमें खास बात आती है कि सर इसकी सीमाएं कैसी बन रही है। मैं इस हिस्से की बात करता हूं, इसका आप खुद देखिए, इसके उत्तरी भाग में क्या है। उत्तरी भाग में सर यहां पर शेखावटी है, उत्तरी भाग में। ठीक है, इसके दक्षिणी भाग में क्या है सर? लूनी बेसिन है। इसके पश्चिमी भाग में क्या है सर? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, यह शुष्क मरुस्थल है। और इसके पूर्वी भाग में क्या है सर? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यह अरावली है। तो अगर इस भाग को अगर हम यूं ले ले, और ये हमारा क्या है? ये हमारा नागौरी उच्च भूमि है, ये हमारी नागौरी उच्च भूमि है। तो उत्तरी भाग में क्या हुआ आप खुद बताइए। उत्तरी भाग में यहां पर क्या आता है? यहां पर आता है शेखावटी, इसको इस तरीके से याद करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। नीचे क्या आता है? लूनी बेसिन, दक्षिणी भाग में लूनी बेसिन। क्वेश्चन आ जाते हैं और उस वक्त हम कंफ्यूज रहते हैं कि सर उत्तर में क्या है। बिल्कुल, यहां हम इस बात को ले रहे हैं, यहां पर आपके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा भी आ सकता है, साथ में इधर यहां पर शुष्क मरुस्थल भी आ सकता है, शुष्क मरुस्थल भी सीमा बना रहा है। इधर आपके पूर्वी भाग में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा या फिर अरावली भी नाम आ सकता है। ये सीमाएं बनाई जा रही है। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं हम सर? सर नागौरी उच्च भूमि है ना सर, नागौरी उच्च भूमि की बात करें तो नागौरी उच्च भूमि में एक खास बात क्या है कि सर ये जो भूमि है ना, ये बंजर है। नागौरी उच्च भूमि शुष्क तो है ही, लेकिन ये साथ में बंजर भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ये यहाँ पर है, यहाँ पर नमक ज्यादा पाया जाता है, यानी फ्लोराइड ज्यादा पाया जाता है। नमक भी कौन सा पाया जा रहा है? यहाँ की चट्टानों में या यहाँ की मिट्टी में जो नमक पाया जा रहा है वो NaCl। अब देखिए, अगर एक बात आती है यहाँ पर, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्वेश्चन आता है। हमने ये बात की थी कि ये जो शुष्क अशुष्क मरुस्थल है वो 33 सागर का भाग है। अगर ये 33 सागर का भाग है तो 33 सागर का भाग है, तो समुद्र में तो NaCl होता नहीं है, समुद्र में तो मैग्नीशियम होता है, तो फिर ये तो NaCl है। इसके कारण HC शर्मा ने, HC सक्सेना नहीं, HM सक्सेना नहीं, HC शर्मा ने कहा कि नागौरी उच्च भूमि 33 सागर का अवशेष नहीं है।
तैतीस सागर का अवशेष नहीं है। क्यों नहीं है आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर NaCl की अधिकता है। यहां के जो नमक आएगा, अपन झीलों के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर NaCl की अधिकता है, और वहां पर NaCl की अधिकता होने के कारण कहा कि भैया ये नागौरी उच्च भूमि तैतीस सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि अगर यहां का अवशेष होता तो इसमें मैग्नीशियम की प्रधानता मिलती। NaCl अधिक किसके कारण पाया जा रहा है? यहां पर पाया जा रहा है कि यहाँ के जो आपके धरातल है ना, उसमें माइकासिस्ट चट्टानों की प्रधानता है। माइकासिस्ट चट्टानों की प्रधानता है। माइकासिस्ट चट्टानों की प्रधानता है, जिसके कारण यहां पर क्या पाया जा रहा है? NaCl पाया जा रहा है। ये आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। देखो नोट्स क्या बनाना, आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन चलना है। NaCl की प्रधानता क्यों है? क्योंकि माइकासिस्ट चट्टानों की प्रधानता है, ठीक है, जिसके कारण यहां पर नमक है। अच्छा, हम इसमें पढ़े कि यहां पर नागौरी उच्च भूमि के अंदर बताया था, मैंने आपको जो संभाग भी कराए थे, नागौर के अंदर डिडवाना कुचामन में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलती है? नमकीन झीलें मिलती है। तो यहां पर सर्वाधिक नमकीन झीलें कैसी है? अब देखिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक आपको क्या मिलेगी? नमकीन झीलें मिलेगी। बता दिया आपको नमकीन है तो नमकीन झीलें मिलेगी। और नमकीन झीलें कौन सी है? जैसे सांबर है, काफी आप नाम जानते हैं, डिडवाना है, कुचामन है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया यहां पर नमक NaCl के रूप में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? उसके कारण माइकासिस चट्टानें हैं। और S शर्मा ने कहा कि नागौर उच्च भूमि तैतीस सागर का भाग नहीं है। और खास क्या बात होती है, देखिए यहां पर नागौर के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, नागौर और नागौर से लेकर अजमेर, नागौर में मेड़ता और अजमेर में पुष्कर, यहां पर क्या है बेटा? यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इस बेल्ट के अंदर यानी यहां पर जो पानी होता है, यानी भूमिगत जो जल होता है, तो भूमिगत जो जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। किसकी मात्रा? फ्लोराइड की मात्रा। देखिए जब पानी, समझिए आप, जब हम पानी का अधिक अवशोषण करते हैं तो जो चट्टानों में जो पदार्थ होता है, जो खनिज होता है, वो पानी में घुलकर आ जाता है। तो फ्लोराइड की ज्यादा है, अधिक प्रधानता है, तो फ्लोराइड की मात्रा क्या होती है? यहां पर ज्यादा होती है। अब फ्लोराइड की मात्रा यहां पर अधिक है, तो उससे हो क्या रहा है? यहां पर जो वहां के लोग हैं जो पानी पीते हैं, उनको एक रोग हो जाता है। उस रोग का नाम है फ्लोरोसिस। क्या नाम है उस रोग का? नाम फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। उस फ्लोरोसिस रोग में क्या होता है? अगर आप नागौर में कभी आप गए होंगे, वहां पर कोई मिलने वाले होंगे, तो आप देखेंगे कि वहां के जो बच्चे होते हैं, बड़े युवा होते हैं, उनके क्या हो जाते हैं? दांत पीले हो जाते हैं। दांत पीले हो जाते हैं। वैसे तो हड्डियां पीली हो जाती हैं, लेकिन हम कौन सी हड्डी देख सकते हैं? दांत ही देख सकते हैं, बाकी तुमको दिखती नहीं। तो हड्डियों को इतना नुकसान होता है कि दांत पीले हो जाते हैं, है ना। इसके अलावा दांत पीले हो जाएंगे, आपकी हड्डियां क्या हो जाएगी? टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। हड्डियां क्या हो जाती है? वो क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है ना। एक तरीके से क्या हो जाती है? कुबड़ आ जाती है। कुबड़ होती है ना, जैसे आदमी झुक जाता है, कुबड़ आती है। छोटे छोटे बच्चों में या फिर युवाओं के अंदर कुबड़ आ जाती है। इस कारण इस पट्टी को क्या नाम दिया गया है? कुबड़ पट्टी दिया गया है। कुबड़ पट्टी नाम दिया गया है। थोड़ा सा वो बांकी हो जाते हैं, इसलिए इसको बांका पट्टी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बांका पट्टी भी कह देते हैं, या फिर इसको हॉच बेल्ट भी कह देते हैं। हॉच बेल्ट, जैसे कुबड़ होती है बेल्ट की, उसकी ऊंट की, वैसे इसको हॉच बेल्ट भी कह देते हैं। तो आपका प्रश्न आता है कि कुबड़ पट्टी कहां, बांका पट्टी कहां पर है? तो नागौर से अजमेर के बीच में, मेड़ता से पुष्कर के बीच में। वैसे ये जो ज्यादा पाई जाती है, ये पाई जाती है जायल से पुष्कर के बीच में। फ्लोराइड की प्रधानता है। जायल कहां है? नागौर में है। जायल से पुष्कर के मध्य फ्लोराइड की प्रधानता है। फ्लोराइड की प्रधानता है। और सर्वाधिक फ्लोराइड से प्रभावित जो जगह है वो है आसरवा गांव। आसरवा गांव है जो डिडवाना कुचामन में है। जो डिडवाना कुचामन में है वो क्या है? सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है। सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि नागौर से लेकर अजमेर के बीच में यहां पर फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। भूमिगत जल में इसको पी रहे हैं तो लोग फ्लोरोसिस रोग हो रहा है। होता क्या है? हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, कुबड़ हो जाती है। इसको कुबड़ पट्टी कहते हैं, बागा पट्टी कहते हैं, हॉच बेल्ट कहते हैं। जायल से पुष्कर के बीच में या मेड़ता से पुष्कर के बीच में वाली सर्वाधिक प्रभावित फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है। फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है, और जिसमें से आसरवा गांव कहां पर है? डिडवाना कुचामन में है आसरवा गांव, जो सबसे ज्यादा क्या है? आपका फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है ना। अच्छा, एक मुझे यहां से याद आया, शायद आपको मैंने कराया भी होगा और ध्यान भी आ रहा है मुझे, सेम की समस्या भी कराई थी मैंने। तो सेम की समस्या में शायद मैंने सर्वाधिक प्रभावित नहीं कराया, तो आप लिख लेना कि हनुमानगढ़ में
हनुमानगढ़ में एक गांव है, उसका नाम है बड़ोपल। बड़ोपल जो शेखावटी में कराया था, हनुमानगढ़ में एक गांव है, माफ कीजिएगा घग्गर में करवाया था। तो हनुमानगढ़ में एक गांव है बड़ोपल, वो सर्वाधिक सेम से प्रभावित क्षेत्र है। जैसे यहां पर असरवा गांव है ना, जो सबसे ज्यादा फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं सर हम इसमें देखिए इसके क्षेत्र देख लीजिए आप। क्षेत्र आपको मैंने पहले करा देना चाहिए, लेकिन आप करा देता हूं मैं आपको। नागौर है, डिडवाना कुचामन है, डिडवाना कुचामन है, और थोड़ा बहुत भाग आपका अजमेर का है। अब देखिए एक खास बात और सुनिए, नागौरी जो उच्च भूमि है, ये नागौरी जो उच्च भूमि है, यहां पर अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। किसकी है? अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। अब अवसादी चट्टानें क्या होती है ये आप जानते हैं, आपने 9th में पढ़ रखा है। देखो इसको समझते हैं, अवसादी चट्टानें क्या होती, कैसे बनती, थोड़ा बहुत हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए धरातल का हिस्सा है कोई, यहां पर क्या हुआ है कि कभी प्राचीन काल में यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो यहां से मैग्मा बाहर आया है, और यहां पर क्या बनी है, चट्टानें जो बनी है, उन चट्टानों का नाम है आग्नेय चट्टानें। कौन सी है? आग्नेय चट्टानें। अब क्या है, इन आग्नेय चट्टानों पर कई सालों से क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है, हवा का अपरदन हो रहा है। तो ये चट्टानें यहां से तोड़ तोड़ कर कहां जमा करी जा रही है, यहां पर जमा हो रही थी ये आग्नेय चट्टानें, और ये दब रही है। तो दबने से यहां पर चट्टानों का जो निर्माण हो रहा है, इसको हम कहते हैं अवसादी चट्टानें, है ना, अवसादी चट्टानें। और ये कैसे बनती है? ताप के कारण, है ना, यहां पर जो दब रही है, दबाव के कारण ये चट्टानें अवसादी चट्टानों का रूप ले रही है, आग्नेय चट्टानें। जब इन पर दबाव ज्यादा आ रहा है, इन पर दबाव ज्यादा आ रहा है, तो जो कुछ चट्टानें हैं, जो मध्य की चट्टानें हैं, वो ताप के कारण, दाब के कारण, है ना, इनके कारण इनका रूप बदलकर ये हो जाती है कायंत्री चट्टानें। कौन चट्टानें? कायंत्री चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें हैं, उन्हीं से ही अपरदन के द्वारा क्या बन रही है? अवसादी। और अवसादी चट्टानें जो होती है वो ताप और दाब के कारण क्या बन जाती है? कायंत्री चट्टानें बन जाती है। तो हो क्या रहा है नागौर में भी, देखिए आप, नागौर में अवसादी चट्टानें हैं, जैसे भदवासी है, भदवासी है, वह मंगरोल है। यहां पर आपको जिप्सम मिलेगी। क्या मिलेगा? जिप्सम मिलेगा। जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है मंगलोद, मंगलोद ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और जब इन्हीं चट्टानों का क्या होता है? कायंत्रण होता है, तब आपके मकराना में, मैंने बताया ना कायंत्रण होता है, तो मकराना में संगमरमर, संगमरमर जब इन्हीं का क्या हो जाएगा? कायंत्रण हो जाएगा, कायंत्रित हो जाएगी, तब ये संगमरमर की प्रधानता होती है। कहां पर? मकराना के अंदर। और इसी कारण मकराना को क्या कहते हैं? मकराना को अब हमने सफेद मार्बल मिलता है तो इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। मकराना को क्या कर लिया गया है? विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है, धरोहर में शामिल है। और दूसरी इसकी जो मार्बल है, इसको जीआई टैग भी मिल गया है। जीआई टैग, जीआई टैग मिलता है, जिससे अथॉरिटी होती है कि ये बिल्कुल शुद्ध चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है। तो संगमरमर के जो मकराना है, ये इसको जीआई टैग में मिल गया है और विश्व धरोहर के अंदर भी शामिल कर लिया गया है। ये आपकी क्या है, पूरी जो आपकी नागौर उच्च भूमि उसके बारे में बताया। एक और काम देख लीजिए कि यहां पर जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड, इसके निवारण के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, फ्लोराइड निवारण कार्यक्रम, और ये चलाया जा रहा है जीका के द्वारा। जीका के द्वारा, जीका का मतलब है जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, कॉपरेशन एजेंसी। ये जीका के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है फ्लोराइड के लिए। तो ये हमने पूरा क्या पढ़ लिया है? पूरा हमने नागौर अपनी उच्च भूमि पढ़ ली है। अब देखिए आगे, देखिए आगे हम देखते हैं, इसके अलावा हमारे पास में आती है यहां पर, वापस इसको दोबारा बनाते हैं हम, कि जैसे बड़ा बार बार बनाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद होगा। यहां से आपने किया तो ये आपका फर्स्ट हो गया, आपका घग्गर का मैदान, सेकंड हो गया आपका शेखावटी, थर्ड हो गया आपका नागौरी उच्च भूमि। अब नागौरी उच्च भूमि में क्या आएगा? उसके नीचे आएगा लूनी बेसिन। अब चौथा जो आपका अंतिम है वो है लूनी बेसिन। अब देखो बेटा, लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन का दूसरा नाम है गोदावर बेसिन, गोदावर बेसिन। तो पहली बात तो ये पता पड़ रहा है कि लूनी बेसिन है तो ये लूनी नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है। लूनी नदी, जैसे घग्गर बेसिन था ना, वो घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया था, तो लूनी बेसिन क्या है? वो लूनी नदी के द्वारा, लूनी बेसिन लूनी नदी के द्वारा बनाया गया मैदान है, बनाया गया मैदान है, ठीक है। और लूनी जो बेसिन होती है उसके प्रवाह क्षेत्र को गोदावर कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? गोदावर बेसिन भी है।
क्या नाम है इसका? गोदावरी बेसिन भी है, क्योंकि इसी के प्रभाव क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गोदावरी कहते हैं, है ना। जैसे हमने उसमें कहा था, हनुमानगढ़ में नाली कहा था घग्गर बेसिन के पार्ट को, तो वैसे इसको गोदावरी बेसिन भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है? मिट्टी यहाँ पर होती है लवणीय, वैसे जलोढ़ भी होती है क्योंकि बेसिन लूनी नदी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन मुख्यतः लवणीय होती है। और वैसे जलोढ़ मिट्टी भी मिल जाती है आपको, लेकिन मुख्य जो मिट्टी होगी वो कैसे होगी? लवणीय होगी। अच्छा, मैं यहाँ पर लूनी की बात करूं, थोड़ा सा आप इधर देखेंगे, लूनी नदी जो है वो आप इसको यहां पर देखिए, लूनी नदी यहां पर अजमेर में एक जगह है, उसका नाम है नाग पहाड़। अजमेर में नाग पहाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है? नाग पहाड़ से निकलती है। अभी मैं बता दूंगा इसको आपको अच्छे ढंग से। फिर ये अजमेर से आकर कहां आती है? नागौर में आती है। नागौर से ब्यावर में आती है थोड़े बहुत, फिर जोधपुर ग्रामीण में आती है, फिर पाली में आती है, फिर बालोतरा में, बाड़मेर में और सांचौर में बहती है लूनी नदी। ये आप जब लूनी नदी पढ़ेंगे तब हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन दोबारा बता देता हूं आपको इसको। देखिए दोबारा क्या है, आपके अजमेर के नाग पहाड़ से निकल रही है, ऊपर नागौर जा रही है, फिर नीचे ब्यावर आ रही है, फिर जोधपुर ग्रामीण आ रही है, फिर आपके इसके बाद में यहां पर पाली आकर फिर आपके बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर जा रही है। अब जालोर में नहीं है, क्योंकि जालोर को तोड़कर ही सांचौर बनाया गया है। तो अगर लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र हम देखें, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र अगर हम याद करें तो ये होगा कि पहले तो अजमेर के नाग पहाड़ से, इधर से देख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, कि अजमेर के एक नाग पहाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है? नाग पहाड़ से निकलती है। नाग पहाड़ के बाद में जाती है नागौर। कहां जाएगी? नागौर। नागौर के बाद में वापस थोड़ी सी नीचे आके ब्यावर आती है। ब्यावर के जाने के बाद में ही जाती है जोधपुर ग्रामीण। कहां जाएगी? जोधपुर ग्रामीण जाएगी। जोधपुर ग्रामीण के बाद में पाली जाती है। पाली के बाद में ये बालोतरा जाती है। बालोतरा के बाद में ये जाती है बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में ये जाती है सांचौर। अब ये कहां पर नहीं जा रही है? ये नहीं जा रही है आपके हम बात करें जालोर में नहीं जा रही है, ध्यान रखना, जालोर में नहीं। तो देखिए लूनी जो नदी बेसिन है, लूनी नदी जो बेसिन है, इसकी मुख्य नहर कौन सी है? इसकी मुख्य नहर नर्मदा नहर। कौन सी है? नर्मदा नहर। आपसे कोई नदी पूछ रहे तो नदी तो कौन सी होगी? लूनी होगी ना। अब नर्मदा नहर की खास बात ये है बाड़मेर और सांचौर में है। बाड़मेर सांचौर में है। अब ये जालोर में नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे, जालोर में ये नहीं है। लूनी बेसिन का मुख्य बांध कौन सा है? मुख्य जो बांध है वो है जवाई बांध। वो कौन सा है? जवाई बांध है। और जवाई बांध लूनी की सहायक नदी जवाई पर है, और ये है कहां पर? ये पाली में। लूनी बेसिन का मुख्य बांध कौन सा है? जवाई बांध है। ठीक है, ये चीजें कर लिया हमने। हम इसमें क्या कर सकते हैं और आप इसमें देखें कि लूनी जो बेसिन है, लूनी बेसिन आप जैसे इसको यहां पर देखें, आगे देखिए इसमें कि आप लूनी बेसिन बोल दीजिए, इसमें लूनी बेसिन बोल दीजिए, या फिर गोदावरी प्रदेश बोल दीजिए। गोदावरी प्रदेश, क्योंकि इसका भी नाम लेना चाहिए हमको, गोदावरी प्रदेश। गोदावरी प्रदेश, माफ कीजिएगा, गोदावरी प्रदेश। इसकी जो पूर्वी सीमा है ना, पूर्वी सीमा वो बना रहा है कालाभरा डूंगर। कालाभरा डूंगर अरावली का भाग है, ये इसकी पूर्वी सीमा बना रहा है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके दिमाग में आना भी चाहिए कि जो ये आपके नागौरी लूनी बेसिन और इसका जो गोदावरी प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है, इसको बना रहा है यहां पर, आप यहां पर नोट कर लीजिए, इसको बना रहा है कालाभरा डूंगर। ठीक है, जो अरावली का एक भाग है, पूर्वी सीमा बना रहा है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अच्छा, और महत्वपूर्ण बात क्या है, ये आपने देख लिया कि मुख्य नहर नर्मदा है, मुख्य बांध जवाई है, और लूनी बेसिन गोदावरी प्रदेश की पूर्वी सीमा बना रहा है कालाभरा डूंगर। काला भरा है, काला भूरा नहीं है, काला भरा भी कर सकते हैं, डूंगर है। ठीक है, अच्छा आगे इसमें देखिए, यहीं पर लूनी बेसिन में ही कुछ पहाड़ियां हैं। देखिए यहां पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो आपके दो बात कंफ्यूज में आती है। एक तो आती है 56 की पहाड़ियां, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, 56 की पहाड़ियां, और एक आती है 56 का मैदान। अब आप बोलते हैं कि सर 56 का मैदान ये कहां पर है, 56 की पहाड़ियां कहां पर है, ये दिमाग में आती है सर, अब बताइए आप। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है। देखिए पहाड़ी क्या होती है, मैदान तो ये भाग होता है, मैदान से ऊंचा क्या होता है, पठार होता है, और पठार से ऊंचा क्या होता है, पहाड़ियां होती है, पर्वत उससे ऊंचे हो जाते हैं। तो
पहाड़ियां ऊंची होगी मैदान से, हमको पता है। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि पहाड़ियां ऊंची है तो यहां पर जो पाई जाएगी, यहां पर आपके बालोतरा में। अब पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां बालोतरा में है, बाड़मेर में नहीं, ध्यान रखना। यहां पर जो पहाड़ियां पाई जाएगी यहां पर, तो ये तो होगी छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर यहां जो पाया जाएगा नीचे की तरफ, ये ऊपर हो गया नीचे हो गया, ये पाया जाएगा छप्पन का मैदान। क्या पाया जाएगा? छप्पन का मैदान, जो पाया जाएगा आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। याद रहेगा आपको, डूंगरपुर बांसवाड़ा में नीचे छप्पन का मैदान है, ऊपर पहाड़ियां है। ठीक है, अब ये पहाड़ियां कैसी पाई जाएगी आप इसको समझिए कि आपके बालोतरा में, अब बाड़मेर में नहीं है, बालोतरा में आपको यहां पर छप्पन की पहाड़ियां पाई जाती है। छप्पन पहाड़ियां हैं एक तरीके से, मानिए छप्पन की पहाड़ियां पाई जाती है। ये पाई जाती है आपको मोकलसर गांव से लेकर, मोकलसर गांव से सिवाना तक। कहां तक? सिवाना तक इनका विस्तार है। कहां पर? वो बालोतरा में। कहां पर विस्तार है? बालोतरा में पर इसका विस्तार है। इनको कहते हैं हम छप्पन की पहाड़ियां। क्या कहते हैं हम इनको? छप्पन की पहाड़ियां कहते हैं। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से ध्यान रखना है बेटा, बिल्कुल आराम से देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चीजों को सीख सकते हैं। इन छप्पन की पहाड़ियों में ग्रेनाइट की प्रधानता होती है, ग्रेनाइट की प्रधानता होती है, इसलिए इनको हम ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? इस छप्पन की पहाड़ी को ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं, ग्रेनाइट पर्वत भी कहते हैं। अगर आपके दिमाग में ग्रेनाइट सिटी, वो जालोर है, ग्रेनाइट सिटी जालोर है, ग्रेनाइट पर्वत है ना, तो आपके अगर दिमाग में आ रहा हो कि सर वहां पर कंफ्यूज था, तो आपको ध्यान रख लेना है कि वो जो ग्रेनाइट सिटी थी ना, वो तो आपकी जालोर थी, ये पर्वत है। ठीक है, अच्छा, अब इसी पहाड़ियों में कई पहाड़ियां हैं, इसी पहाड़ियों में एक पहाड़ी पाई जाती है, उसका नाम है नाकोड़ा पर्वत। जैसे ये मान लीजिए ये नाकोड़ा पर्वत है, ये कौन सी है? नाकोड़ा पर्वत है। और ये जो नाकोड़ा पर्वत जो है, ये भी कहां पर है? ये भी आपके बालोतरा में ही है, नाकोड़ा पर्वत। इस पर्वत पर जैन तीर्थ मंदिर है, पार्श्वनाथ जी का, जैन तीर्थ पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है, जिसे नाकोड़ा का भैरव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाकोड़ा का भैरव भी कहते हैं, नाकोड़ा का भैरव भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर ही पहाड़ियां कई सारी। इसी छप्पन की पहाड़ियों में एक पहाड़ी और है जिसको हम कहते हैं पिपलूद, पिपलूद की पहाड़ी, पिपलूद की पहाड़ी। क्या कहा जाता है? पिपलूद की पहाड़ी। ठीक है, अब ये पिपलूद की पहाड़ी क्या है इसको समझिए आप, थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं अपन। यहां बना लीजिए कि ये छप्पन की पहाड़ी है, इस छप्पन की पहाड़ी के अंदर ये छप्पन की पहाड़ी है, इसके अंदर एक पर पहाड़ी है, उसका नाम नाकोड़ा है, जिसको हम जैनियों का तीर्थ स्थल कहते हैं, आपके पार्श्वनाथ जी का। एक पहाड़ी है जिसका नाम पिपलूद। क्या नाम है? पिपलूद है, पिपलूद है। और इस पिपलूद पहाड़ी जो है आपकी, इसको कहते हैं राजस्थान का माउंट आबू, राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है, या फिर पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये कौन सा है? आपके पिपलूद है। ये कौन सा है? पिपलूद है, जो कहां पर है? आपके बालोतरा में। देखो कितने क्वेश्चन हो गए यहां पर। इसी पिपलूद के अंदर और देखिए, यहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर को बोलते हैं हल्देश्वर महादेव का मंदिर, हल्देश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है ना, जिसको हम राजस्थान का केदारनाथ भी कह सकते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? इसको केदारनाथ भी कहते हैं, राजस्थान का केदारनाथ भी कहा जाता है। किसको? हल्देश्वर महादेव को। तो कितने क्वेश्चन हो गए। एक पहाड़ी है आपकी छप्पन की पहाड़ी, यहीं पर नाकोड़ा पर्वत हो गया, यहीं पर आपका पिपलूद हो गया, जिसको राजस्थान का माउंट आबू भी कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, और यहीं पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, अब इसी में हमने कहा शिवाना तक ले गए थे हम, तो शिवाना की पहाड़ी भी पाई जाती है, शिवाना की पहाड़ियां। ठीक है ना, मैंने बताया था मोकलसर से लेकर शिवाना की पहाड़ी। शिवाना की पहाड़ियां एक मैंने बताया था आपको कि एक कटा फटा भाग है
जो वहां पर मरुस्थल के अंदर है, तो इसको इंसलबर्ग का उदाहरण है ये, इंसलबर्ग का जो खड़ी चट्टानों के द्वारा बनाया जाता है। और इसमें आपको यहां पर जो प्रधानता मिलेगी वो मिलेगी ग्रेनाइट प्लस रायोलाइट चट्टानों की यहां पर प्रधानता मिलेगी। ठीक है ना, ये आपके शिवाना की पहाड़ियों के अंदर है। अब देखिए इसमें आगे एक ब्यावर है, और ब्यावर में एक जगह है उसका नाम है सेंदड़ा, सेंदड़ा। और ये सेंदड़ा जो है यहां पर सर्पिलाकार यानी सर्पलाकार चट्टाने मिलती हैं, सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी चट्टाने यहां पर मिलती हैं। ठीक है, सांचौर जो स्थान है, जैसे राजस्थान, जैसे भारत में पंजाब 5 नदियां मिलती है, वैसे लूनी नदी की जो सहायक नदी यहां पर आती है, इसलिए सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं, राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को। क्यों? क्योंकि लूनी नदी की 5 जो सहायक नदियां है वो यहां पर अपना जल छोड़ रही है, जल बना रही है, इसलिए इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। एक बात और देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहां पर पहले कभी समुद्र था, और चूंकि यहां पर से आगे कच्छ का रन आता है, तो बाड़मेर और सांचौर हैं, ये ऐसे प्रदेश हैं जो ऐसे लगते हैं ये पानी से तृप्त हैं, यानी यहां पर पहले कभी पानी रहा होगा, इसलिए जो बाड़मेर जो है और प्लस सांचौर जो है, जो सांचौर कहां तक लग रहा है, कच्छ के रन तक लग रहा है, इसलिए इसको हम नेहड़ भी कहते हैं। नेहड़ का मतलब होता है नेह यानी पानी से तृप्त स्थान। तो बाड़मेर और सांचौर जो जगह है इसको नेहड़ भी कहते हैं, क्योंकि ये किससे लगा हुआ है, अगर आप इसको नक्शे में देखेंगे, यहां से अपन हम सोचेंगे तो ये वाला हिस्सा कच्छ के रन से लग रहा है, कभी समुद्र में था, कभी पानी की यहां पर अधिकता थी, इसलिए इसको नेहड़ भूमि भी कहा जाता है। तो बेटा ये आपका पूरा आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। आज हमने क्या पढ़ा, अगर हम देखेंगे, आज हमने बड़े अच्छी क्वेश्चंस पढ़े हैं जो एग्जाम में सीधे आते हैं। आपने नागौरी उच्च भूमि पढ़ी, जहां पर आपने कुबर पट्टी के बारे में पढ़ा जो अच्छे क्वेश्चन बनाता है। आपने आज लूनी बेसिन के बारे में पढ़ा, जो आपको लूनी का प्रवाह क्षेत्र पता पड़ा, अजमेर से नागौर, नागौर से ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, उसके बाद में पाली, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। यहां पर पढ़ा आपने कि मुख्य जो नहर है वो नर्मदा नहर है, मुख्य आपके बांध है, जवाई बांध है, उसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे हम इसके, है ना। यहाँ पर पहाड़ियों के बारे में पढ़ा, पहाड़ियों में पढ़ा छप्पन की पहाड़ी, एक पहाड़ी का नाम है जिसका नाम है आपके नाकोड़ा पर्वत, जिसको जैन का तीर्थ का पार्श्वनाथ मंदिर कहते हैं। एक पढ़ा हमने पिपलूद, जिसको राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसके 1-लाइनर्स जो क्वेश्चन बन रहे हैं सीधे राजस्थान का माउंट आबू किसे कहते हैं, है ना, राजस्थान का केदारनाथ कौन सा है, सीधे क्वेश्चन बनते हैं। आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे अरावली। अरावली 3 भागों में बटी हुई है, और वो है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इसको बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। आप यूं ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।